नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। जनहित में आज हम बात करेंगे मनचलों के आतंक की। मेरठ में मनचलों को पुलिस का खौफ नहीं है। आए दिन मनचलों के द्वारा छेड़छाड़ की घटनाएं सामने आती रहती हैं और ऐसा ही एक मामला मेरठ के जाने इलाके यानी कि जिस इलाके में ये घटना हुई वहां का नाम जानी बताया जा रहा है। मनचले के खौफ से एक छात्रा ने 10वीं की परीक्षा छोड़ दी। पीड़ित परिवार ने गांव से पलायन कर दिया। मेरठ में जानी थाना क्षेत्र के एक गांव से आई छात्रा ने मनचले पर छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए एसएसपी को शिकायती पत्र दिया है। छात्रा ने आरोप लगाया है कि मनचला उसे कई दिनों से परेशान कर रहा है। मनचले की दहशत के कारण वो 10वीं के पेपर भी नहीं देने गई। मनचले से डर कर परिवार ने भी गांव से पलायन कर लिया। जानी पुलिस को कोई सुनवाई नहीं है, कोई कार्रवाई होती नजर नहीं आ रही है। बीते मंगलवार को जानी थाना क्षेत्र के एक गांव से छात्रा का पूरा परिवार एसएसपी ऑफिस पहुंचा था। छात्रा के पिता ने एसएसपी को एक शिकायती पत्र दिया था और आरोप लगाया था कि उसकी बेटी 10वीं कक्षा की छात्रा है और उसके एग्जाम चल रहे हैं, लेकिन गांव का एक मनचला उसे पिछले 3 महीने से परेशान कर रहा है, जिसके डर से वो 10वीं के बोर्ड के एग्जाम में पेपर नहीं दे सकी। बड़ा सवाल है। पुलिस से सर हम न्यू नहीं कह सकते कि पुलिस उसी के कब्जे में। शॉर्ट में बना दूंगा, मैंने बहुत देर सामने आ रहे हैं। मेरठ की घटना को लेकर हम बात कर रहे हैं। के न्यूज में प्रमुखता से इस खबर को भी दिखाया गया था। मेरठ के जो एसएसपी हैं, डीएम हैं, उनसे भी संपर्क साधने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस पीड़िता पर दबाव क्यों बनाया जा रहा है और ये परिवार जो है पलायन करने को मजबूर है। लगातार ऐसे मामलों में इजाफा होता नजर आ रहा है और इसी पर हम आज चर्चा करेंगे, क्योंकि महिला सुरक्षा को लेकर बड़ी बड़ी बातें निकलकर सामने आती है। और लेकिन जब ज़मीनी हकीकत देखो तो तस्वीर कुछ और ही नज़र आती है। जिस तरीके से ये मामले बढ़ते जा रहे हैं और कार्रवाई के नाम पर कुछ भी होता नज़र नहीं आ रहा है। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। मेरठ से संवाददाता राजू शर्मा से जानेंगे कि क्या कुछ ज़मीनी हकीकत है, आखिर इस मसले पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, दबाव क्यों बनाया जा रहा है परिजनों पर, और जो परिजन हैं वो पलायन करने को मजबूर हैं। मनोज यादव, सपा प्रवक्ता, लखनऊ से हमारे साथ हैं। आपका भी स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। शांतनु त्रिपाठी, कांग्रेस नेता हैं, आपका भी स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। साथ ही शैलेंद्र श्रीवास्तव, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। राजू शर्मा, आपके पास आएंगे। अगर देखा जाए तो इसमें कार्रवाई के नाम पर कुछ होता नजर नहीं आ रहा है। जिस तरीके से इस छात्रा के परिवार को धमकाया गया और जो छात्रा है उसने 10वीं का एग्जाम तक नहीं दिया इस मनचले की छेड़छाड़ की वजह से परेशान होकर। बिल्कुल, देखिए सोनी, ये पूरा प्रकरण मेरठ जनपद के थाना जानी क्षेत्र का है, जहां पर अब जो छात्रा है वो मनचले से परेशान है, उसकी धमकी से परेशान है। उसके घर वाले भी अब जो मुकदमे में बयान ना देने का दबाव बना रहे हैं, बदलने का। अब इस पूरे प्रकरण को लेकर आज छात्रा एसएसपी ऑफिस पहुंची अपने पिता के साथ और एसएसपी से न्याय की गुहार लगाई है कि उससे जो मनचले जो है उसके परिजन लगातार धमकी दे रहे हैं, भुगत लेने की धमकी दे रहे हैं और जो मनचला है वो भी धमकी दे रहा है। तो न्याय से गुहार लगाई है एसएसपी से कि उसकी मदद की जाए, उसे न्याय दिया जाए। एसएसपी ने पूरे प्रकरण की जांच थाना प्रभारी को दी है और कहा है कि जल्द से जल्द इसमें जो भी है निष्पक्ष कार्रवाई की जाए आरोपियों के खिलाफ और आरोपियों को किसी भी कीमत पर ना बख्शा जाए। लेकिन हकीकत ये है कि कोई ये पहला मामला नहीं है। अब से पहले भी कई ऐसे प्रकरण सामने आ चुके हैं जहाँ पर पुलिस की जो कार्रवाई है उस पर भी सवाल खड़े हो चुके हैं, क्योंकि इस प्रकरण में एक सबसे बड़ी बात ये निकलकर सामने आई है कि आरोपी तो दबाव बनाया ही रहे हैं छात्रा पर, लेकिन जो दरोगा है, विवेचक है, वो भी छात्रा पर दबाव बना रहा है, ऐसा छात्रा ने आरोप लगाया। बिल्कुल, छात्रा ने आरोप भी लगाया है और कार्रवाई ना के बराबर जिस तरीके से होती आ रही है। हालांकि आरोपी को जेल भेजा गया है,
जेल के अंदर से आरोपी धमकाने का काम कर रहा है और साथ ही उसका साथ देते नजर आ रहे हैं दारोगा साहब। और हालांकि जो मेरठ के एसएसपी और डीएम हैं उनसे भी हम संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। एक छात्रा का भविष्य दांव में लग गया है, अगर देखा जाए तो वो 10वीं के बोर्ड के एग्जाम नहीं दे पाई है। आपके पास आएंगे मनोज यादव। अगर देखा जाए हम नारी सुरक्षा को लेकर बड़ी बड़ी बात करते हैं, आपने भी सुना होगा नारी सुरक्षा को लेकर, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बड़ी बड़ी बातें सामने आती हैं, लेकिन जब ऐसी घटनाएं सामने आती हैं तो प्रशासनिक कार्यशैली का जो है सारा सच उजागर कर देती हैं। देखिए सोनी जी, बीजेपी की कथनी करनी में बहुत अंतर है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, रोमियो स्कॉट पता नहीं कौन कौन सा बनाया था इन्होंने सिस्टम पूरा, और एक पूरा अभियान चलाया था। और दूसरी सरकार को इन्होंने पूरी तरीके से बदनाम किया था कि समाजवादी पार्टी की सरकार में बालिकाएं स्कूल नहीं जा पाती हैं, उनके साथ दिक्कतें हैं। इस सरकार ने किया कुछ नहीं। और जो ये एक घटना आई है, ये एक घटना आपके चैनल पे बात आ गई, आपने उस पर रिपोर्टिंग कर दी तो ये बात सामने आ गई। 75 जनपद हैं और जिसमें 1526। आपको मैं बताऊं कि अगर एक मिनिमम औसत रखेंगे तो प्रतिदिन कम से कम 1526 घटनाएं इस तरह की उत्तर प्रदेश में घटती है। ये मैंने मिनिमम आंकड़ा बताया, मैक्सिमम का भी आंकड़ा है, क्योंकि वो चाहे बदजुबानी की बात हो महिलाओं के साथ, और यानी स्नेचिंग की बात हो, टीजिंग की बात हो, ये सारी चीजें लगातार उत्तर प्रदेश में देखने को मिलती है। महानगरों में, गांवों में दुष्कर्म के मामले, बलात्कार के मामले, छेड़छाड़ के मामले, सब कुछ है। लेकिन चूंकि सरकार और सरकार के द्वारा जो आवारा पुलिस है, मैं इस शब्द का इस्तेमाल जानबूझ के कर रहा हूं, क्योंकि महिलाओं को थाने से भगा दिया जाता है। प्रतिदिन ऐसी जनपदों पेपरों में खबरें कि अगर अमुक महिला गई, उसने बताया कि मुझे कोई छेड़ रहा है या मेरे साथ किसी ने गलत किया है, तो थाना अध्यक्ष को ये पूरी तरीके से सत्ता में बैठे लोगों को आदेशित कर रखा है कि वो किसी भी तरीके से उनकी एफआईआर ना लिखे, जिससे कि उत्तर प्रदेश में अपराध के आंकड़ों को घटाया जाए। लेकिन उसके बावजूद भी पूरे देश में महिलाओं पे अत्याचार में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। ये है इस सरकार की हकीकत। लेकिन अगर मेरठ की घटना या अन्य जनपदों की लगातार जो बालिकाओं के साथ घटनाएं हो रही हैं, ये सरकार को शर्मसार होना चाहिए कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश को बेहतर, मैं आम आदमी की बात कर रहा हूं, उससे कहा जाता है कि नहीं साहब बहुत लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है, महिलाओं सुरक्षित है, 1 बजे रात को जा सकती है। जो कॉलेज नहीं महिला जा पा रही, जो बच्ची हमारी बहन कॉलेज नहीं जा पा रही है, वो 1 बजे रात को अगर निकलेगी इस लखनऊ में या उत्तर प्रदेश के किसी भी जनपद में, तो उसका क्या असर यहाँ का गुंडा तंत्र करेगा, ये बेहतर आपको पता चलेगा। बिल्कुल, सवाल इसीलिए खड़ा होता है अगर देखा जाए मनोज जी कि जो हम बड़ी बड़ी बातें तो कर देते हैं महिला सुरक्षा को लेकर, और जमीनी हकीकत देखा जाए तो सुरक्षा के नाम पर कुछ भी नहीं है। बड़ी बड़ी योजनाएं का बखान करते हुए नजर आते हैं, लेकिन महिला सुरक्षा की बात, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन अब बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ इस पर कैसे काम किया जाए, पर कैसे ये हो सकता है संभव, ये भी सरकार को बताना पड़ेगा। जिस तरीके से मामले बढ़ते जा रहे हैं, हमारे साथ ताहिरा हसन जी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वो भी जुड़ चुकी हैं। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। साथ ही परमीत जॉनसन भी जुड़ चुके हैं, आपका भी स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। दर्शकों की राय भी इस मसले को लेकर बेहद अहम हो जाती है, क्योंकि माँ, बहन, बेटी की सुरक्षा से जुड़ा हुआ सवाल, क्योंकि बड़ी बड़ी बातें तो सरकार की तरफ से निकलकर बाहर आती हैं, लेकिन सुरक्षा के नाम पर क्या मिल रहा है। मेरठ की जो घटना सामने आई, हालांकि के न्यूज़ ऐसी न जाने कितनी घटनाओं को बताता है, दिखाता है, लेकिन जब कार्रवाई नहीं होती तब इस मसले को के न्यूज़ ने उठाया है और इस पर हम चर्चा करने बैठे हैं। मेरठ के डीएम एसएसपी से भी बात करने की कोशिश करेंगे। ताहिरा हसन जी आपके पास आएंगे, आप सामाजिक कार्यकर्ता है, सामाजिक दृष्टिकोण रखती होंगी महिला सुरक्षा को लेकर। पहली प्रतिक्रिया, जो मेरठ की घटना है ये भी आपको बता दें कि जो पीड़िता है उसने 10वीं का एग्जाम सिर्फ इस वजह से छोड़ दिया है कि एक मनचले ने उसे परेशान किया। हालांकि मनचले को जेल में भेज दिया गया, बावजूद इसके वो जेल के अंदर से धमका रहा है और साथ में दारोगा जी भी उसका साथ दे रहे हैं।
शर्मनाक घटना है जो मेरठ की है। इसमें पूरी देखिए जो स्लोगन बन के रह गया, जी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। इसमें कैसे, जब बिटिया जो है जा नहीं पा रही, स्कूल नहीं जा पा रही है, रास्ते में उसको शोधे छेड़ रहे हैं, और जब वो कंप्लेन करने जा रही है तो अगर उसको जेल भेजा जा रहा है तो ये हिम्मत देखिए कि कानून का डर नहीं है इन गूंस को, कि ये वहां से बच्ची को, बिटिया को धमका रहे हैं, और दरोगा और जो आरोपी है वो दबाव बना रहे हैं। जबकि देखिए निर्भया के बाद, मैं बार बार कहती हूँ, निर्भया केस के बाद जो हीनियस क्राइम था, गैंगरेप था, उसके बाद जस्टिस वर्मा कमेटी गठित हुई थी और एक मजबूत कानून बना था जिसमें लिखा हुआ है साफ तरीके से कि अगर थाना अध्यक्ष एफआईआर दर्ज न करे तो उसको भी जेल का प्राविधान है। बिल्कुल। तो उस कानून के तहत सारी चीजें उसमें दी हुई हैं। ये महिलाओं को किस तरह से आप देखते हैं वो भी उसमें आता है। तो उसका कानून बनने के बाद वो कानून इंप्लीमेंट क्यों नहीं हो रहे? 3,000 करोड़ जो निर्भया फंड था उसका इस्तेमाल ठीक से कानून तो किया जा रहा है? ऐसा भी है ताहिरा जी कि आप 10 मिनट से ज्यादा किसी को एक टक देख नहीं सकते। इसमें भी कानून का संविधान में प्रावधान रखा गया है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन कितना हो रहा है आप देख रही हैं। जमीनी हकीकत क्या कुछ निकलकर सामने आ रही है। एक दर्शक जुड़े हुए हैं, पहले उनकी राय साझा कर लेते हैं, इसके बाद हम आपके पास वापस लौटेंगे। उमेश जैन मेरठ से जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं। नमस्ते मैडम। जी नमस्कार। नमस्ते मैडम। जी नमस्कार उमेश जी। जी टीवी का वॉल्यूम कम कर लीजिए, अपनी राय साझा कीजिए। चलिए संपर्क टूट गया है। जी ताहिरा जी। मेरा कहना है कि जो कानून बनते किस लिए, महिलाओं ने अपने संघर्ष से कानून बनवाए हैं। चाहे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट हो, एक लंबा समय था जबकि पुरुष प्रधान समाज में ये कहा जाता था, हमारे सांसद कहते थे कि महिलाएं सबसे ज्यादा सुरक्षित चार दीवारी में। ये महिलाओं ने अपने सशक्त संघर्ष द्वारा मानने पर मजबूर किया और कानून बना। कानून तो संसद में नहीं बनता है, कानून बन के आया डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। इसी तरह से डाउरी के खिलाफ एक्ट बना, इस सब में फीमेल फेटिसाइड के खिलाफ बना, सेक्सुअल हैरेसमेंट एक वर्क प्लेस बना। ये महिलाओं ने अपने संघर्ष से बनवाया है। इन कानून को इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं हो रहा है? अब इसके लिए भी मुझे लगता है कि महिलाओं को ही अपनी एक तेज धार के साथ अपनी बात को रखना होगा। 8 मार्च महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आ रहा है। हर बार हर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे हम यही बात करते हैं जी कि क्या इम्प्रूव हुआ। अरे कानून तो हमने बनवाए, कानून हमने अपने संघर्ष से बनवाए, कानून बने, उन कानून का इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं हो रहा है? पेट्रार्की इतनी डीप रूटेड है कि आज भी महिला को जो है कॉमोडिटी समझा जाता है। बिल्कुल। महिला के प्रति होने वाली हिंसा को सीरियसली लिया नहीं जाता है। अगर बलात्कार भी होता है हमारी महिलाओं के साथ तो उनके ड्रेस कोड, खान पान को जिम्मेदार ठहराया जाता है। तो पेट्रार्की जो एक गाइडलाइन बनाती है ना, जहां महिलाओं की सेक्सुअलिटी को कंट्रोल करने के लिए उस पे असॉल्ट करने की जरूरत है। बिल्कुल। तो किसी पार्टी में बैठे हुए लोग हो, पेट्रार्कल माइंडसेट जो है वहां महिला को एक बेखौफ आजादी की बात को वो नहीं समझते हैं, ना उसको आगे बढ़ने देते हैं। तो मुझे लगता है कि महिलाओं को ही अपनी ये लड़ाई और भी लाभप्रद तरीके से आगे ले जानी। बिल्कुल। बदलते परिवेश में देखा जाए तो हम सोच में बदलाव की बात करते हैं, लेकिन सोच कितनी बदल पाई है पहले से अब में, ऐसी घटनाएं इस बात को साबित कर देती हैं कि कितना बदलाव हो पाया है। महिला सुरक्षा की नाम पर क्या कुछ किया जा रहा है, ये भी तस्वीर सामने आ रही है। फिलहाल आपको बता दें कि हमारे जो संवाददाता हैं वो जुड़े हुए हैं, उनसे भी जानकारी साझा करेंगे और क्या कुछ कार्रवाई के नाम पर किया जा रहा है वो जानने की कोशिश करेंगे। चर्चा हमारी जारी रहेगी। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। मनचले के आतंक को लेकर हम चर्चा आगे बढ़ाएं, उससे पहले एक दर्शक चेन्नई से जुड़े हुए हैं, प्रेम, उनकी राय साझा कर लेते हैं। स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं। नमस्कार मैम। जी नमस्कार मैम, आज जो आपने ये टॉपिक उठाया है, सबसे पहले खाली मैं बोलता हूँ कि इस टॉपिक को, इसका नारा किसने दिया? सबसे पहले नारा दिया हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री साहब ने। उसके बाद में यूपी के सीएम साहब ने इस नारे को बढ़ोतरी दी क्योंकि उनको वहाँ पे पैड जमानी थी। और फिर उन्होंने कई स्क्वाड बनाए, मंचले स्क्वाड बनाए। उन्होंने किस लिए किया? ये प्रचार किया आपके मार्फत, माने आपके टीवी वालों के मार्फत।
और इतना प्रचार कर दिया कि लड़कियां घर में अपने माँ बापों से लड़ाई करने लग गई कि हम रात में 12 बजे तक सुरक्षित है जा सकते हैं। हम जो दूर से टीवी देखते हैं उनको ये आशा होती है कि यूपी में लड़कियां बहुत सुरक्षित है। मैम ये बताइए कि आज क्यों ना इन माननीय लोगों को हम कचहरे में खड़ा करके पूछते हैं, पुलिस को क्यों पूछे? इन्होंने जो नारा दिया, इन्होंने उस नारे देने के लिए इनके पीछे उनकी मंशा क्या थी? रियल में मंशा थी बेटा बेटियों को बचाने की, या रियल में मंशा थी खाली वोट लेने की, या अपने को पॉपुलैरिटी लेने की? आज उन लोगों से पूछिए, आज पुलिस से पूछने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि पुलिस धन की रक्षा के लिए नहीं है, पुलिस है माननीय लोगों की रक्षा के लिए। आज वो नहीं, अपनी पुलिस रक्षा का प्रेम जी सवाल पुलिस की कार्यशैली पर इसलिए भी उठाया जाता है क्योंकि कार्रवाई नहीं होती। जब कोई ऐसी घटना सामने आती है तो उस पर ठोस कार्रवाई क्यों नहीं की जाती, इसलिए हम चर्चा करने बैठे हैं। और पुलिस को बिल्कुल प्रशासनिक कार्यशैली पर सवाल उठाया जाएगा अगर वो अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से नहीं निभाएंगे। आपके पास आएंगे शांतनु जी। अगर देखा जाए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जिक्र बार बार होता है, पर कैसे? शांतनु जी अनम्यूट करिएगा। हेलो जी शांतनु जी, दर्शक सुन पा रहे हैं आपको जी। ये जब से योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनी है तब से यह बात हो रही है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन लगातार जिस तरह से महिलाओं के साथ घटनाएं घट रही है और एक के बाद एक जिस तरह से बलात्कार हो रहे हैं, अपराध हो रहे हैं, जिस तरह से महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहे हैं, उससे हमको इनका जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा है वह खोखला लगने लगा है। और जो प्रधानमंत्री जी का नारा गलती से आ गया था कि बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, वो वाला नारा हमको चरितार्थ होते दिख रहा है। जिस तरह से महिलाओं पर अत्याचार लगातार बढ़ रहे हैं और जिस तरह से पुलिस खोई हुई है लगातार, मतलब जो है पुलिस पहले तो इनएक्टिव है और अगर अपराध भी करना हो रहा है तो महिलाओं की तरफ से मतलब जो है ही अपराध पुलिस के द्वारा भी कर दिया जा रहा है। हम लोग पिछली बार की जो घटनाएं देखते हैं उसमें जब पत्रकार लोग मतलब जो है गांव में जाने की कोशिश कर रहे थे तो पुलिस ने इस तरह की बैरिकेडिंग की थी कि मतलब जो है लोग पत्रकारों तक को गांव में मतलब जो है प्रवेश नहीं मिला था। और महिला अत्याचारों की बात को उठाने की बात करने के लिए जब मीडिया ने भी प्रयास किया तो उस मीडिया को भी रोकने का प्रयास मतलब जो है आदित्यनाथ योगी जी मुख्यमंत्री जी के द्वारा उनकी प्रशासन के द्वारा किया गया। अभी हम देखते हैं पिछले दिनों जो ये घटना घटी जिसमें मतलब जो है इन सारे सवालों को लेकर के एक मतलब जो है भोजपुरी कवियत्री हम कह सकते हैं, उन्होंने इस सवाल को खड़ा किया और इस सरकार के खिलाफ लगातार जब अपनी कविताओं के माध्यम से प्रस्तुति दी तो आज उनको भी पुलिस ने मतलब एक नोटिस छपा दिया और जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। ये सब हम जिस तरह से घटनाएं होती हुई देख रहे हैं उसमें यह सोचना बहुत ही मतलब जो है बहुत ही दुखद होगा कि आगे से मतलब जो है महिलाओं पर जो अत्याचार बढ़ रहे हैं अगर इसमें प्रशासन भी अपना मतलब जो है रवैया यही बनाए रखेगा तो ऐसे में बेटी पढ़ाओ बेटी मतलब जो है बचाओ की जो इनकी नीति जो इन्होंने अपने काली कागज में लागू किया है उसका क्या होगा? सवाल तो बड़ा है और इसी को लेकर हम चर्चा भी कर रहे हैं। दर्शकों की राय भी इस मसले को लेकर बेहद अहम हो जाती है। परमीत जी आपके पास आएंगे। कहते हैं कि योगी सरकार सख्त है, कहां पर? अनम्यूट करिएगा परमीत जी। जी सभी प्रबुद्धजनों को मेरा नमस्कार। सोनी जी वाकई में ही योगी सरकार साथ है पर कहीं ना कहीं पेपरों में है। जैसा मुझसे पूर्व वक्ताओं ने कहा कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, अरे पहले उसे सुरक्षित स्कूल तक तो जाने दो तभी तो वो पढ़ने का काम करेगी। ये जो घटना हुई है ये मंचलों के द्वारा हुई है और इसमें कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन दोनों का घेराव होना चाहिए। दोनों को यह बात समझानी चाहिए कि बड़ी से बड़े युद्ध भारत में इतिहास उठा के देख लीजिए वो कहीं ना कहीं सम्मान के लिए ही करे गए हैं। और अगर भारतीय नारी का सम्मान सत्ता और दल के लोग और शासन के लोग प्रशासन के लोग नहीं करेंगे तो ये अपने आप में एक इनकलाबी मुद्दा बनकर खड़ा होगा और ये एक बड़ी मुहिम की तरह होगा। क्योंकि अगर हमारे समाज में हमारे घरों में अगर नारी ही सुरक्षित नहीं है और नारी खुश नहीं है तो खुशहाली आ ही नहीं सकती है। और इस पे मैं बस यही कहना चाहूंगा कि अगर ये चीजें बढ़ती चली गई तो कहीं ना कहीं एसएसपी साहब से मुलाकात की जाएगी,
उनको इस बात के लिए कहा जाएगा। जैसे मैं मेरठ से आपको अवगत कराऊं, पिछली सरकारों में एक कमेटी काम करती थी गुंडा दबंग दल की, जो कॉलेजेस पे, स्कूल्स पे सुरक्षा देने का काम करती थी और मंचलों की कहीं ना कहीं पिटाई भी करती थी। इस सरकार में, इस शासनकाल में वो सारी जो कहने चाहिए अरेंजमेंट्स थे वो अभी हटा दिए गए हैं। मुझे लगता है एक बार फिर मेरठ में वही अरेंजमेंट्स को वापस लाने की जरूरत है, क्योंकि नारी का अगर सम्मान नहीं तो ये मेरठ का निवासी होने के नाते मैं कहना चाहूंगा ये पूरे जिले का अपमान है कि अगर हमारे यहाँ स्त्रियों का अगर सम्मान नहीं है तो। बिल्कुल शैलेंद्र जी, आपके पास आएंगे। बड़ी बड़ी बातें निकलकर सामने आती हैं महिला सुरक्षा के नाम पर, लेकिन हकीकत से आप वाकिफ हैं। मेरठ की जो घटना सामने आ रही है, शैलेंद्र देखिए एक ऐसा दौर चल रहा है इस समय जी। मेरठ की घटना तो एक वानगी भर है, उसका ब्रांच एक दौर चल रहा जहाँ सुरक्षा के नाम पर आतंक फैलाया जा रहा है जी। हर जगह हर डिपार्टमेंट में हो रहा है। पुलिसिया राज, लोग भ्रष्ट तो है, लेकिन इसी की आड़ में एक सोची समझी रणनीति के तहत एक बड़ी मुहिम पूरे राष्ट्रीय स्तर पर चल रहा है जी। कि हर चीज को अपने अंडर में कर लो, हर चीज को सुरक्षा के हवाला देते हुए अपने दबाव ला दो। पुलिस कमिश्नरेट का जो सिस्टम आया है वो इसी आधार पर आया है कि जिले में डीएम और बड़ा अधिकारी नहीं रहेगा, पुलिस कमिश्नर रहेगा जी। उनकी इच्छा होगी तो एफआईआर दर्ज करेंगे, मन होगा फाइनल रिपोर्ट लगाएंगे, उनकी मन होगी तो वो गैंगस्टर लगा देंगे किसी के ऊपर, कोई रोकने टोकने वाला नहीं। हम सब जानते हैं कि हर जगह स्टाफ का मामला होता है। यदि कोई आदमी गलती कर गया, अपने स्टाफ के बच्चे हैं, तो उनके साथ एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है, तो उसमें होता है कोई बाहरी दूसरे डिपार्टमेंट का व्यक्ति तो थोड़ा सा निष्पक्ष होगा, लेकिन नहीं साहब, सब कुछ सौंप दिया गया पुलिस को। सबको छोड़िए, आज मैं रेलवे स्टेशन पे गया था सुबह रिजर्वेशन जी। आरपीएफ के लोग जिनका कार्य सुरक्षा व्यवस्था करने की है, वो चेक कर रहे हैं कि यात्री कौन अंदर आया, कौन लाइन में खड़ा है, बार बार उनको चेक करना। और एक धौंस चौधराई वाला कि जो काउंटर रिजर्वेशन काउंटर के लोग थे वो दबे हुए थे डर के मारे, वो एक तरह से भय का वातावरण आतंकित करके रखा हुआ। आप ट्रेन में चलिए, टीटी दबे रहते हैं, उनको आरपीएफ वाला धमकाता है। कितने आदमी है जो बेटी कर चला रहे हैं। ये जो अपराधी है, जो लड़की को उन्होंने छेड़ा है, वो सिर्फ इसीलिए इनको अपने अंडर में सब कुछ करना है, वो नहीं चाहते कि लोग बाहर हो। ये पुलिस, ये तो अपराधियों को पैदा करती है, ये चाहे तो अपराधी नहीं रह सकते। ये डिपार्टमेंट जैसे टीचर अगर चाहे तो हर बच्चे की कुंडली बता सकता है कि वो कितना पढ़ाई करता है, कितनी मस्करी करता है। उसी तरह ये डिपार्टमेंट पुलिस है, वो बता दे उसके मोहल्ले में कितने छिनैती करने वाले हैं, कितने राजनीति करने वाले हैं, कितने चोरी करने वाले, कितने जेबकट गिराकट, कितने लॉबी करने वाले, कितने पैसा लेकर के धरना प्रदर्शन में शामिल होने वाले। ये पूरा हिसाब रखते हैं। आप पुलिसिया काम देखिए, ये पूरा रखा जाता है। उसके बावजूद होता है, गाड़ियां चोरी भी होती है। ऑटो लिफ्टिंग एक ऐसा है जो बिल्कुल संगठित गैंग के द्वारा ही किया जाता है, फिर भी होती। हर जगह सेकंड हैंड गाड़ी बेचने के नाम पर नंबर 2 की गाड़ियां बिकती है, पुलिस को पता है। हर चौराहे पर आप देखिए ढेर सारा अतिक्रमण, सब दुकानें लगवा रखी है। जिन्होंने दुकान खरीदी है वो बेवकूफ है। सड़क पर जाइए, आप भी 300 रुपया दीजिए एक दिन का, आप दुकान पे चौराहे पर, हजरतगंज चौराहा लखनऊ है, आप वहां दुकान लगा के अपने कमाई कीजिए। मेरे देखते देखते सहारागंज के पहले बॉम्बे वो पाव भाजी वाला है, करोड़पति बन गया। सड़क पर ठेला लगाता था, वही दुकान खरीद लिया अतिक्रमण से। ये पुलिस वाले, इनकी कोई जांच नहीं करता। बिजली विभाग में देखिए, विजिलेंस के नाम पे इनको लाया गया, सारे जितने बिजली विभाग के अधिकारी कर्मचारी सब दबे डरे रहते, किसी की औकात नहीं कि कोई इसे बढ़ के बोले। ये छापा डालते हैं, ये पैसा लेकर के बात खत्म कर देते हैं। जी, तो कुल मिलाकर यही मान लिया जाए कि तानाशाही की सरकार है। हम सिस्टम तो बना देते हैं, सरकार ही सिस्टम बनाती है, और काम करने का तरीका भी जिस तरीके से निर्धारित किया जाता है, तो फिर हम बड़ी बड़ी बातें क्यों करते हैं। आखिर सवाल यही उठता है कि आखिर कब तक होती रहेंगी ये घिनौनी जो मामले, जो कुकृत्य सामने आ रहे हैं। चर्चा हमारी आगे भी जारी रहेगी। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। लगातार हम बात कर रहे हैं मंचलों के आतंक पर कैसे अंकुश लगाया जाए। चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले गिरीश, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अपनी राय साझा कर सकते हैं। गिरीश जी, हम ये कहना चाहते हैं कि एक बहुत बड़ी सामाजिक समस्या है
जो पुलिस के जरिए से हल नहीं हो पाएगी। जी। इसके लिए जो है हमारा ये सुझाव है कि जिनके साथ जिस लड़की या परिवार के साथ ऐसा होता है वो पुलिस में न जाकर के सीधा एक प्रार्थना पत्र लेकर के जिला कलेक्टर के रेजिडेंस पे पहुंचे और वो जिला कलेक्टर अपना उस एप्लीकेशन को तुरंत मजिस्ट्रेट को दे और वो मजिस्ट्रेट इन मंचलों के घर पे तुरंत पहुंचे और पहुंचने के बाद सारे परिवार को बिठा करके एक ही कमरे में और उनको दिखाए कि ये प्रार्थना पत्र आया है और आपके लड़के की ये कारनामे है। अगर आप एक हफ्ते में अपने बच्चे को सुधार सकते तो सुधार लीजिए, वरना हम जिला बदल कर देंगे आपको। और दोबारा अगर जिला बदल करने के बाद न माने तब पुलिस एक्शन करिए। शुक्रिया गिरीश जी, राय साझा करने के लिए। बेहद अहम राय है आपकी और दर्शकों की राय ऐसे मसलों पर, सुझाव ऐसे मसलों पर अहम हो भी जाते हैं। हमारे साथ खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। मनोज जी, आपके पास आएंगे। जैसा कि दर्शक अपना सुझाव भी साझा कर रहे थे, एक राय भी थी उनकी कि सीधे मजिस्ट्रेट के पास, जो जिला कलेक्टर है उनके पास एक प्रार्थना पत्र लेकर जाना चाहिए। तो क्या लगता है, इससे ऐसे मामलों में अंकुश लग पाएगा? लगातार कमिश्नरेट बनाने पे लगी हुई है, तो जब पुलिस कमिश्नर ही उस जिले का सर्वे सर्वा हो गया, जमानत भी देने का अधिकार जो है वो खत्म कर दिया गया एसडीएम के द्वारा, डीएम का तो कोई रोल ही नहीं। तो ये बातें, ऐसे सुझाव मेरे ख्याल से सरकार को लिख के आपके दर्शकों को देना चाहिए। सरकार ऐसा सुने, सरकार कहाँ पे किसी तंत्र को मजबूत रखना चाहती है। पुलिस का इस्तेमाल कर रही है सरकार भेजा वर्कों के लिए, चुनाव के लिए और मन चाहे तरीके से गैर कानूनी कामों के लिए। इसलिए सरकार पुलिस पे किसी तरीके का कोई अंकुश नहीं लगाएगी। मैं कुछ घटनाओं का जिक्र करूंगा जो इससे रिलेट करती हैं। अगर आप याद करिए, क्या हाथरस में डीएम को, एसपी को कोई पनिशमेंट दिया गया था? क्या लखीमपुर में जिस महिला का चीरहरण बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने किया था, क्या उस डीएम या एसपी को कोई पनिशमेंट दिया गया था? क्या उन्नाव की घटना पे कुछ दिया गया किसी डीएमएसपी को? अभी कानपुर देहात की घटना पे क्या डीएमएसपी को कोई पनिशमेंट दिया गया? अगर आप बड़ी बड़ी घटनाओं को, उत्तर प्रदेश की महिलाओं को लेके सिर्फ ले लीजिए, तो आप ये पाएंगी कि इस सरकार ने किसी भी अधिकारी को सस्पेंड तक नहीं किया। अरे सस्पेंड छोड़ो, जिले से ट्रांसफर तक नहीं किया। हाथरस की घटना आपको याद है, कैसे डीएम को बेशर्मी के साथ कई महीनों तक वहां का डीएम बनाए रखा। तो ये जो सरकार का पूरा एजेंडा है कि हम डीएम का, एसपी का, कमिश्नर का, सभी का इस्तेमाल अपने हिसाब से करेंगे और बाकी वो सरकार जैसे मर्जी वैसे चलाए। अमित शाह का फोन आएगा, साहब ऐसा है, हर जिले से मुझे 2 विधायक चाहिए जीत के, चाहे वो हार रहे हो, जिताना है तो डीएम। उस सारे प्रक्रिया को पूरा करने के लिए एसपी डीएम भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ते हैं। उनकी महनवारी बनी हुई है, उनको एक बड़ा मोटा रकम जा रहा है, हर जगह भ्रष्टाचार है। इनके मंत्रियों ने, इनके सांसदों ने इस बात को ऑन एयर मीडिया के सामने कहा है कि भ्रष्ट पुलिस है, भ्रष्ट तंत्र है, लगातार रिश्वत के मामला बढ़ रहे हैं। तो ये सारी चीजें स्पष्ट करती है कि सरकार की ऐसी कोई मंशा नहीं है, ना ही सरकार ने पुलिस में कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है जिससे कि महिलाओं के लिए पुलिसिंग में दुरुस्तीकरण किया गया हो, आधुनिकीकरण किया गया हो, या ऐसी कोई व्यवस्था लाई गई हो जिससे कि तमाम सारे लोगों की पहचान की जा सके, पुलिस को भी पनिश किया जा सके। एक डेटा सबसे महत्वपूर्ण मैं आपके चैनल पे बता रहा हूँ, पूरे देश में उत्तर प्रदेश इकलौता ऐसा राज्य है जहां पर महिला पुलिस कर्मियों ने सबसे ज्यादा थानों में सुसाइड किया है। ये बात छोटी बात नहीं है। अगर पुलिस विभाग की महिला पुलिसकर्मी, दारोगा से लेकर सिपाही तक, दीवान तक, अगर उनको सुसाइड करना पड़ रहा है तो आप कल्पना कर सकते हो कि आम महिलाओं के लिए प्रदेश में क्या हालात होंगे। तो ये सरकार को जवाबदेही उनको बतानी पड़ेगी और ये स्पष्ट करना पड़ेगा कि सरकार की मंशा क्या है। मेरठ की घटना हो सकती है, मुजफ्फरनगर की घटना हो सकती है, किसी और जिले की घटना हो सकती है, लेकिन सरकार इस पे बॉन्डिंग नहीं कर रही है। क्योंकि आपका मीडिया पूछ रहा है, आपका चैनल पूछ रहा है सवाल, तमाम सारे लोग सिर्फ यही बात कहते हैं कि उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर बहुत बढ़िया है। तो बढ़िया है तो फिर वो एसपी भ्रष्टाचार करेगा ना, वो थाना इंचार्ज भ्रष्टाचार करेगा ना, कोई एफआईआर लेके जाएगा, उसके बदले में वो 20,000 रुपए ले लेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद स्पष्ट कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर बेहतर है। बिल्कुल।
आपकी बात से इत्तेफाक रखते हैं। अगर देखा जाए तो चाहे पूर्व की सरकारें रही हो या वर्तमान की सरकार का जिक्र करें, स्थिति जस की तस नजर आ रही है। राजू शर्मा संवाददाता हमारे मेरठ से जुड़े हुए हैं। राजू, आपके पास आएंगे। अगर देखा जाए तो इस पूरे मामले में क्या कुछ कार्रवाई होती नजर आ रही है? अब साथ ही जो एसएसपी या जो भी दारोगा है धमकाने का प्रयास कर रहा है, छात्रा और छात्रा के जो परिवार वाले हैं वो पलायन करने को मजबूर हैं। किसी तरीके की कोई प्रतिक्रिया निकलकर सामने आ रही है? हाँ बिल्कुल, देखिए मेरठ के एसएसपी रोहित सिंह साजवान ने थाना प्रभारी को फटकार लगाई है, साथ ही निर्देश दिए हैं कि इस संबंध में जो भी आवश्यक कार्रवाई है पूरे प्रकरण की जांच कर सही कार्रवाई की जाए, निष्पक्ष कार्रवाई की जाए, चाहे वो पीड़ित पक्ष की हो या आरोपी पक्ष की हो, कुछ भी जो गलत ना किया जाए, पूरे प्रकरण की जांच की जाए। क्योंकि ये प्रकरण अब से 1 साल पुराना, मुकदमा 1 साल पहले दर्ज हुआ था छेड़छाड़ से संबंधित, और अब जो पीड़ित परिवार है, क्योंकि उनके बयान होने हैं कोर्ट में, क्योंकि लड़की नाबालिग है तो पॉक्सो एक्ट भी मुकदमे में लगा हुआ है, तो उसको देखते हुए आज पीड़िता अपने पिता के साथ एसएसपी ऑफिस पहुंची और सुरक्षा की गुहार लगाई है। क्या है कि मुझे सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए, जब मैं बयान देने जाऊं मुझे खतरा है कि वो लोग कहीं ना कहीं मेरे साथ कुछ गलत कर सकते हैं, जान से मार सकते हैं मुझे भी और मेरे पिता को भी। तो इस तरह के आरोप पीड़िता ने पिता के साथ जाकर एसएसपी ऑफिस पर लगाए हैं एसएसपी साहब के सामने। अब एसएसपी ने पूरे प्रकरण की जांच के आदेश दिए, साथ ही थाना प्रभारी को निष्पक्ष जांच के लिए गया। एसपी देहात के अंडर ये पूरा प्रकरण आता है, तो उन्होंने भी इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने की बात कही। जी, साथ ही राजू, क्या एसएसपी के संज्ञान में ये मामला है कि दारोगा भी धमकी देने की कोशिश कर रहे थे, धमकाने की कोशिश लगातार दारोगा की तरफ से भी जारी थी छात्रा के परिवार को? बिल्कुल सोनी, ये पूरा प्रकरण मेरठ के एसएसपी रोहित सिंह साजवान की जानकारी में है, क्योंकि मीडिया ने भी उनसे बातचीत करना चाहिए इस पूरे प्रकरण में, तो उन्होंने कह दिया कि मैंने जांच के लिए बोल दिया है। एसपी देहात से भी बात की तो उन्होंने कहा है कि इस पूरे प्रकरण की जांच की जा रही है, जो भी आरोपी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। किसी भी कीमत पर जो सौदे हैं उन्हें जो है बख्शा नहीं जाएगा अगर इस तरह की कोई वारदात उन्होंने की है तो। चलिए, तो कुल मिलाकर जो शोहदे हैं, जो मंचले हैं, जिसकी वजह से आज ये मेरठ का ही महज मामला नहीं है, जिक्र हम मेरठ का कर रहे हैं, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश की जो स्थिति निकलकर सामने आती है, हर जो कैमरे में कैद हो गई वो खबर बन गई, उसको लेकर हम चर्चा करते हैं, लेकिन ना जाने ऐसी कितनी खबर दब कर रह जाती है, महज खबर बनकर रह जाती है, और महिला सुरक्षा के नाम पर जो शोहदे हैं आतंक फैलाते हैं और उन पर लगाम लगती नजर नहीं आ रही है। दावे तो बड़े बड़े होते हैं सरकार की तरफ से, हर एक सरकार का हम जिक्र कर लें, पूर्व वर्तमान सभी सरकारों का जिक्र करें तो दावे बड़े बड़े हुए हैं महिला सुरक्षा के नाम पर। लेकिन ताहिरा हसन जी, अगर देखा जाए महिला सुरक्षा को लेकर जो शोहदे लगातार आतंक फैला रहे हैं, इस पर अंकुश कैसे लगाया जाए, ये बड़ा सवाल है। देखिए, पहला सवाल तो अभी आपके जो रिपोर्टर रिपोर्ट कर रहे थे उनसे एक सवाल मैं पूछना चाहती हूँ कि एसएसपी साहब को अगर दरोगा का पता है तो क्या उन्होंने सस्पेंड किया? क्योंकि निर्भया में ये भी गाइडलाइन है, महज कार्रवाई की बात कही है, किया कुछ भी नहीं है। सस्पेंड करके उसके बाद आप इंक्वायरी कीजिए, इंक्वायरी का किसने मना किया? अच्छा, दूसरी बात यही मैंने कहा, कानून बने हैं, इम्प्लीमेंट नहीं होंगे तो आप महिलाओं के प्रति बढ़ती हुई हिंसा को कैसे कर्ब करेंगे? जब ये बार बार उस समय कहा गया था कि पुलिस में सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम्स ट्रेनिंग चलानी चाहिए, वो अभी चलाई नहीं गई। उनको सेंसिटाइज किया जाना चाहिए कि वो किस तरह से महिलाओं के मुद्दों पे काम करें। देखिए, महिला थाने में भी हम लोग लेके जाते रहे केसेस को, और महिला थाने में भी महिलाओं के साथ बहुत गजब की अभद्रता होती है, ये आप पता कीजिए। तो ये मैंने कहा ना, महिलाएं जो उसमें गई है पुलिस में, महिला थाने में जो पुलिस बन के गई हैं, वो भी इसी समाज से गई हैं, इसी पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर से गई हैं। तो पेट्राकी जो है, इस पे आपको सबसे पहले उस पे असॉल्ट करना होगा। महिलाओं के प्रति होने वाली हिंसा रिपोर्ट नहीं होती, अंडर रिपोर्टेड जो होती है उसमें कन्विक्शन रेट बहुत कम है। जब तक कन्विक्शन रेट नहीं बढ़ेगा, लोगों में डर नहीं पैदा होगा। और दूसरा सवाल है कि जैसे अभी शैलेश जी ने कहा था कि वहां पर लाइन में लोग खड़े हुए हैं टिकट खिड़की पे, और वो पुलिस से डर रहे हैं। एक आम आदमी डर रहा है, लेकिन ये शोधे जो हैं, ये बदमाश जो हैं, गूंस नहीं, ये नहीं डर रहे हैं। ऐसा क्या नेक्सस है? दैट शुड बी ब्रोकन अप। उस पे बात होनी चाहिए कि नेक्सस को ब्रेक कीजिए, कि महिलाओं के प्रति बढ़ती हुई हिंसा को आप ऐसे नहीं रोक सकते। जैसे हाथरस की घटना का मनोज जी ने बात किया,
कि जब हाथरस में घटना होती है और हाईकोर्ट फटकार लगाता है जब कि क्या गरीब की बेटी ना होती बिटिया तो क्या इसी तरह से होता, आखिर हाईकोर्ट को इंटरवीन करना पड़ता है। और फिर उसमें रिस्पॉन्सिबल लोग जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, नेतागण है, वो कह रहे हैं कि अरे ऐसी बिटिया तो अरहर के खेत में पाई जाती हैं और गन्ना के खेत में पाई जाती है, क्या एक्शन लिया गया? भाई जब इस तरह के बयान आएंगे उस पर एक्शन नहीं होगा तो इस तरह के शोधों की हिम्मत और बढ़ेगी कि अगर हो जाता है तो ठीक है, महिला का कैरेक्टर असैसिनेशन कर देंगे, वही गड़बड़ थी, गलत थी तो ऐसा हो गया। तो देखिए इस मुद्दे को समझने के लिए वो सेंसिटिविटी भी लाना होगा। अगर इस तरह के वायलेंस को कर्व करना है तो कन्विक्शन रेट बढ़ाना होगा, जैसा जस्टिस वर्मा कमेटी का कानून बना है, रिड्रेसल फास्ट ट्रैक कोर्ट से होगा। कौन से केसेस हैं जिनको रेयरेस्ट टू रेयर में रखा जाएगा उनको वहां रखा जाए। जब रिड्रेसल जल्दी होगा केसेस का तो विटनेस हॉस्टाइल नहीं होंगे और इस तरह के जो कल्प्रिट है, जो गुंस है, जो बदमाश है, शैतान है, ये नहीं निकल पाएंगे हीनियस क्राइम को कमिट करके। अदरवाइज वो निकल जाएंगे, दोबारा उससे बड़ा हीनियस क्राइम करेंगे। बिल्कुल सख्ती तो बरतनी पड़ेगी और तभी शायद अंकुश लग पाए, लेकिन उम्मीद ऐसी नजर नहीं आ रही है। साथ ही जो संवाददाता लगातार मेरठ से बने हुए थे, राजू शर्मा, इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से जब वापस लौटेंगे तो बात करेंगे राजधानी लखनऊ की, जहां पर कुछ ऐसी ही घटना सामने आई है और 10वीं की एक छात्रा ने स्कूल जाना बंद कर दिया है। इस पर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। महिला सुरक्षा को लेकर सरकार के जो दावे हैं वो खोखले साबित होते नजर आ रहे हैं। बात कर लेते हैं लखनऊ की। राजधानी लखनऊ के निशांतगंज इलाके में शोहदे ने 10वीं की छात्रा का स्कूल आना जाना मुश्किल कर दिया। स्कूल आते जाते 2 माह से छेड़खानी कर रहा था। पूर्व में पीड़ित परिवार द्वारा शिकायत करने पर दोनों के बीच लिखित समझौता हुआ। अब आरोपित घर के सामने आकर शराब के नशे में पूरे परिवार को गालियां दे रहा है। तहरीर पर महानगर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़ित के मुताबिक छात्रा निशांतगंज इलाके में परिवार के साथ रहती है। 10वीं की छात्रा है। स्कूल आते जाते समय जो छेड़खानी की वारदात सामने आई, हालांकि उसने नजरअंदाज किया। बीते 14 जनवरी को अपने मामा के साथ बाइक से दवा लेने मेडिकल स्टोर गई। इतने में नदीम उसका हाथ पकड़कर घसीटने लगा। मामा के बीच बचाव पर वो भाग गया। परिजनों ने इस बात की शिकायत की। रात में घर के सामने आकर गाली गलौज की उसने और इसके बाद 18 जनवरी को निशांतगंज जो पुलिस है, पुलिस चौकी में लिखित समझौता हुआ। अब वो ऐसी हरकत नहीं करेगा। कुछ दिन बाद फिर स्कूल जाते आरोपी नदीम जो है वो रास्ता रोककर छेड़खानी करनी शुरू कर दी। यानी कि जरा भी डर नजर नहीं आया। चीख पुकार पर लोगों ने एकजुटता दिखाते हुए आरोपी को धमकाते हुए वहां से, हालांकि ये आरोपी जो है वो फरार भी हो गया। करीब 2 सप्ताह से वो अक्सर रात में शराब के नशे में घर के सामने आकर गाली गलौज करता रहा। पीड़िता के पिता होर्डिंग लगाने का काम करते हैं। पीड़िता के जो पिता के मुताबिक अगर बात की जाए तो आरोपित नदीम की हरकतों से पूरा परिवार डरा और सहमा है। 10वीं में पढ़ने वाली ये छात्रा, इसकी एक छोटी बहन है जो 9वीं कक्षा में पढ़ती है। दोनों डर के कारण अब घर में कैद होने को मजबूर हैं। सवाल बड़ा है कि अब जो छात्रा है वो मंचलों के आतंक से पढ़ाई छोड़ने पर मजबूर हो गई हैं। हमारे संवाददाता लखनऊ से मोहम्मद शोएब जुड़े हुए हैं, आपके पास आएंगे। क्या जिस तरीके से इस पूरे मामले में जो आरोपी है वो धमकाता नजर आ रहा है और डराता नजर आ रहा है, गाली गलौज करता नजर आ रहा है, कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे कि राजधानी लखनऊ की ये महानगर थाना क्षेत्र का मामला, पूरा मामला है जो निशांतगंज में बताया गया है। आपको बताना चाहेंगे कि काफी ये जो नदीम नाम का शोधर लड़का है, काफी दिनों से छात्रा को परेशान कर रहा था और लगातार जो है लड़की का पीछा कर रहा था। छात्रा का जिस तरह इसने पीछा किया है, काफी लड़की डरी सहमी थी और कई ऐसी छात्राएं होती हैं जो स्कूल से निकलती हैं लेकिन उनसे शोधे जिस तरह से छेड़खानी करते हैं तो काफी लड़कियां डरी रहती हैं कि ऐसा ना हो कहीं मेरे पिता या मेरे गार्जियन जो है मुझे स्कूल जाना बंद कर दें या फिर हमारी गलती उल्टा ठहरा दे। तो इस तरह का ऐसा मामला था। काफी लड़की डरी सहमी कई दिनों से घर से स्कूल के लिए निकलती थी लेकिन वो अपने घर में बताना नहीं समझती थी सही कि
घर में मुझे कुछ कहा ना जाए। तो इस तरीके के काफी दिनों तक नदीम ने जो है लड़की से छेड़खानी करी और लड़की आखिर तंग आकर उसने महानगर थाने में शिकायत की, मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने जिस तरह कार्रवाई करी। लेकिन आपको बता दें हर क्षेत्र में ऐसा ही एक ताजा मामला ये कैसी कार्रवाई है मोहम्मद शोएब, ये कैसी कार्रवाई है कि बार बार समझौता करा दिया जाता है, इसके बावजूद भी जो आरोपी है, जो मनचला है, जो छेड़खानी कर रहा था, वो बार बार उसी मामले को दोहराता नजर आता है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जिस तरह से ये पुलिस की बड़ी लापरवाही है महानगर थाना क्षेत्र की, जिस तरह से छात्रा के साथ छेड़छाड़ हुई और पुलिस का ये कहना है कि हमने कार्रवाई कर दी है। कार्रवाई के नाम पर पुलिस जिस तरह खाना पूर्ति कर रही है, ये एक बड़ी लापरवाही सामने आई है, लेकिन छात्रा इससे काफी डरी सहमी है। जी आपके पास आएंगे शांतनु जी। अगर देखा जाए ये एक और मामला सामने आ रहा है लखनऊ का। सवाल एक जैसा ही है, चाहे वो मेरठ की घटना हो या लखनऊ की हो या महज उत्तर प्रदेश में किसी भी जिले की हम बात कर लें, महज जो घटनाएं ये सामने आ रही हैं, सख्त हम कहते हैं योगी सरकार बड़ी सख्त है, तो क्या ये किस तरीके की सख्ती है जो निकलकर सामने आ रही है? आरोपी के साथ समझौता करा दिया जाता है, फिर से वो गाली गलौज करता है, ये कैसी कार्रवाई की जा रही है? तो ऐसे कैसे लगाम लग पाएगी? देखिए, जो लखनऊ की घटना है यह बड़ा दुखद विषय है। राजधानी हो रही है और राजधानी के कान पे धूल नहीं रही, इस बात का परिचायक है शासन जो है किस तरह से काम कर रहा है। यह बहुत विषय है कि एक तरफ तो मतलब जो है जितनी भी घटनाएं हैं उनको ढकने का प्रयास होता है और पुलिस के द्वारा उस पर लीपापोती की जाती है। जब भी कोई कानूनी मामला आता है तो पुलिस समझौता करा करके मामले को लीपापोती करके खत्म करके फाइनल रिपोर्ट लगा देती है और यह बताने का प्रयास किया जाता है कि इस तरह की कोई घटना नहीं घटी। पुलिस मैनुअल में या पुलिस टेबल में जो इस तरह की घटनाएं होती हैं इनको कम से कम दिखाने का प्रयास किया जाता है कि साल भर में अगर इस तरह की घटनाएं जैसे 2013 या ज्यादा पंजीकृत हो रही हैं तो इसको कैसे कम करके 200-300 या और कम करके घटाया जाए और यह दिखाने का प्रयास किया जाए कि प्रशासन जो है बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है और महिलाओं को बहुत अच्छी सुरक्षा दी जा रही है। लेकिन जमीन पर जो स्थिति है हम देख रहे हैं कि यह मतलब जो है पुलिस पूरी तरह से नाकाम है और न सिर्फ नाकाम है बल्कि जिस तरह से मतलब मामले को खत्म करने का प्रयास किया। कुल मिलाकर बड़ा सवाल यही है कि लापरवाही कहीं ना कहीं बढ़ती जा रही है प्रशासनिक स्तर पर और शासनिक स्तर पर। हाँ, समय का अभाव है। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही मोहम्मद शोएब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। सीधे रुख करते हैं पंजाब का, जहां पर पंजाब के सीएम भगवंत सिंह मान इन्वेस्टर समिट को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣਾ। ਹਵਾ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਜਾ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਦਾ ਦਰਜਾ, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਦਰਜੇ ਅਸੀਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਦਰਜਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, बहुत सारिया नवीं तकनीक आ रही ने, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन पर जावांगे, फसलां बदलांगे, साडी धरती की उपजाऊ शक्ति च कोई कमी नहीं आई, साडे लोकां दी मेहनत च कोई कमी नहीं आई। कमी हैगी है कि असीं लेटेस्ट टैक्नीक्स नूं खेतां च नहीं लैके गए अजे। सो पिछले 12 फरवरी नूं असीं पहली सरकार किसान मिलनी कीती सी ते 15,000 तो वध किसान पीयू चाहे सी। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਨਹਿਰ 'ਚ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਨਹਿਰ ਬੰਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਤ ਦੇ 12:30 ਵਜੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੌਣ ਜੋਗੇ ਨਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸੌਣ। ਉਹੀ 5 ਵਜੇ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ, ਅਸੀਂ 2 ਘੰਟੇ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਵਰਤ ਲਾਂਗੇ ਪੱਠਿਆਂ ਪੁੱਠਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਕੋਈ 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੇ ਪੱਖੋਂ ਅਸੀਂ ना तो पिछले साल कोई प्रॉब्लम आने दी है, ना झोने नूं, ना खेती नूं, ना घरेलू खपतकारां नूं ते ना इंडस्ट्री नूं। इंडस्ट्री अजे भी एप्रीशिएट कर रही सी कि इस बार सानूं वो फरमान नहीं आया कि हफ्ते चो 2 दिन बंद रखो जी, हफ्ते चो 3 दिन बंद रखो जी। उही थर्मल प्लांट ने, उही अफसर ने, उही खजाना है। जे नीयत साफ होवे तो परमात्मा भी साथ दिंदा है।
ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, ਲੰਡਨ, ਪੈਰਿਸ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਲੜਾਂਗੇ, ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜਾਂਗੇ, ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸੋਧਾਂਗੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਰੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਾਉਂਸ ਬੈਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਐ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜੂਗਾ, ਐ ਕਿਵੇਂ। ਦੇਖ ਲਓ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਐਲਜੀ ਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਨਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਫਿਨਲੈਂਡ ਭੇਜਣੇ ਆ ਟੀਚਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਨਾ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਭੇਜ ਲਓਗੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਹਾਊਸ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ डिलीवरी देनी है सर्विसेज की, किसी ने जन्म प्रमाण पत्र पाना है, किसी ने कोई अपना सर्टिफिकेट लेना है, वो कहते ना 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 ऐ दफ्तर चो खजलकारी किवें हटा दोगे तुसीं। वो आ जाते हो LG साहब बिच आ जाते हैं क्योंकि सिस्टम के बेनीफिशियरी ने। MCD दे विच BJP सिस्टम की बेनीफिशियरी सी, बड़ी मुश्किल नाल छड्डिया उन्होंने। 15 साल बाद सुप्रीम कोर्ट जाना पिया बहुमत लैके भी, बहुमत तो बाद भी सुप्रीम कोर्ट जाना पिया कि साडा मेयर बनवा दो जी। सो सिस्टम के बेनीफिशियरी ने वो इसे करके कुर्सियां छड्डणियां औखियां हो जांदियां ने। सो जदों दीवा बुझदा हुंदा है वो ज़्यादा फफा करदा हुंदा है। पंजाब च भी कई परिवारां दे, वड्डे परिवारां दे, पोलीटिकल परिवारां दे दीवे बुझण लगे ने, वो अजकल फफा ज़्यादा करदे हैं। कोई गल नहीं, बुझ लेंगे। थैंक यू वेरी मच। भगवान ना करे खेती की कमी नहीं है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की कमी है। और साथ ही उन्होंने कहा कि जिसको सिस्टम का उपयोग नहीं करना है उसको सवाल खड़े करना है। इसी के साथ जनहित में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़।